Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 नवंबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मेलागरी हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि कौन से राज्य में नामचिक नामफुक कोलफील्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नामचिक नामफुक कोलफील्ड्स आर लोकेटेड। नीचे ऑप्शन दिए गए, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर या फिर डी मिजोरम। तो जिनको मालूम है नीचे डायरेक्टली आंसर जरूर टाइप करना कमेंट सेक्शन में, लेकिन जिनको नहीं मालूम है जाकर सर्च करना डेफिनेटली, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को जानने को मिलने वाली है। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ खास चीज़ें नहीं है। हमने डिस्कस किया था रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू एक अनाउंसमेंट किया गया और वो अनाउंसमेंट ये था कि जो फार्म लॉज हैं, जो कृषि कानून लाए गए थे, इनको सरकार रिपील करेगी, इनको सरकार वापस से लेगी। अब क्या हुआ, कल 29 ऑफ नवंबर था और कल पार्लियामेंट के अंदर विंटर सेशन हो चुका है शुरू। अब जब विंटर सेशन शुरू हुआ तो जो फार्म लॉज रिपील बिल है इसको भी अब पास कर दिया गया है। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर रिपील बिल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सरकार ने इन फार्म लॉज को वापस से ले लिया है। अब जो फार्म लॉज रिपील बिल थे इसको क्लियर किया गया, इसको दोनों हाउसेस के थ्रू पास किया गया, जो हमारा राज्यसभा था, लोकसभा था। अब यहाँ पर फाइनली ये क्लियर हो चुका है। लेकिन तब भी एक बवाल क्रिएट हुआ। बवाल क्या था, यहाँ पर जो ओपोजिशन पार्टीज थी इनका कहना यह था कि जो ये फार्म लॉज रिपील बिल है इसको पास करने से पहले एक डिबेट होना चाहिए था, एक डिबेट रखना चाहिए था, इसके ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसको लेकर काफ़ी हद तक ओपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर यह मुद्दा उठाया है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर ये मुद्दा खत्म हुआ, फार्म लॉज जो रिपील बिल था ये भी पास हुआ। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है, फार्म लॉज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस आर्टिकल को आज एडिटोरियल पर भी कवर किया गया है। ये आर्टिकल आज एडिटोरियल पर 2 बार कवर किया गया है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं आज आपको सारी चीज़ें वापस से बताऊँगा, फार्म लॉज क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, फिर उसका जो ऑथर्स के वो हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये डेफिनेटली है, लेकिन आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग दोनों जगह पर चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल टाइम हमारा बर्बाद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है। देखो अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्टेटमेंट निकल कर आ चुका है। अभी क्या हुआ, हम लोगों ने देखा रिसेंटली कि लगातार कोविड-19 का एक वेरिएंट चर्चा में पिछले 5-6 दिनों से, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये एक तरीके से बोला गया अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि दुनिया भर में इसको लेकर एक सबसे बड़ा रिस्क हम लोग देख सकते हैं और रिस्क आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये आज के टाइम पर देखने को मिला है और इसी को देखते हुए WHO ने बोला कि जो दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं इनको यहाँ पर कोविड-19 को लेकर कुछ प्रिकॉशंस को लेना होगा और आज के टाइम पर जो कंट्रीज़ हैं इनको अपना हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर करना होगा, अपने हेल्थ सिस्टम को बूस्ट करना होगा, ऐसा WHO बोलता है। ठीक है, अब क्या है, मैं आपको ओमिक्रॉन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आप अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस ये लगातार चर्चा में देखने को मिला। अब आने वाले 10 से 15 दिन में लगातार ये न्यूज़पेपर में रहने वाला ही है। ठीक है, आज ओमिक्रॉन को लेकर लगभग 10 से 15 आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सारे आर्टिकल्स पर आपको नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या आखिरकार है, क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक ही जगह पर कवर करवाने वाला हूँ।
तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में ध्यान रखना। आपको पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये जो नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है, ये एक तरीके से कोरोना वायरस का वेरिएंट है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.529, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है और इस साइंटिफिक नेम को ही ओमिक्रॉन नाम दिया गया था। ये ओमिक्रॉन नाम किसने दिया, ये दिया है WHO ने। जो ज़्यादातर मतलब जो भी वेरिएंट्स के नाम होते हैं वो WHO ही देता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद सबसे पहली बार इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। देन उसके बाद वापस से इसका नाम चेंज किया गया। देन उसके बाद इसका नाम इसका ओमिक्रॉन रखा गया। तो आज के टाइम पर बोला गया ओमिक्रॉन अपने आप में एक सबसे ज़्यादा ट्रबल कैटेगरी के अंदर आने वाला वायरस है, एक वेरिएंट है। हमने देखा रिसेंटली हमने बहुत सारे वेरिएंट्स देखे हैं कोविड-19 के, जैसा कि डेल्टा प्लस आया, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे वेरिएंट्स वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी के हैं और अपने आप में बहुत खतरनाक हैं। लेकिन जो ओमिक्रॉन है ये अपने आप में इनसे भी ज़्यादा खतरनाक निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा हमारा WHO ने बोला है। उसके बाद बोला ये जो वेरिएंट है इसके अंदर नंबर्स ऑफ म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। म्यूटेशंस क्या होता है, चेंज इन द जीन्स, जो जीन्स होते हैं बेसिकली DNA RNA जो देखने को मिलता है, इसके अंदर एक बदलाव होना। देखो वायरसेस के अंदर जनरली जो ये म्यूटेशंस है ये होता रहता है। बहुत सारे म्यूटेशंस यूजलेस होते हैं और बहुत सारे जो म्यूटेशंस होते हैं इनकी वजह से वायरस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ओमिक्रॉन है इसके अंदर जो बदलाव हुआ है, जो म्यूटेशन हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो वायरस है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और हमने देखा कि अभी इस वायरस को सबसे पहली बार डिटेक्ट किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन आज के टाइम पर साउथ अफ्रीका के अलावा मालावी, बोत्सवाना, इजराइल, बेल्जियम, हांगकांग, इन कंट्रीज़ के अंदर भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहां पर बताया गया स्कॉटलैंड के अंदर केसेस देखने को मिले हैं और भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस निकल कर आ रहे हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसकी शब्दावली की अगर हम बात करें तो WHO ने यहाँ पर इसका नाम रखा। WHO ने यहाँ पर एक ग्रीक अल्फ़ाबेट को यहाँ पर चूज़ किया है। WHO ने यहाँ पर बोला, देखो पहले हम लोग इसका नाम कुछ और रख रहे थे, क्या नाम रख रहे थे, जी या फिर न्यू, तो ये कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं थे क्योंकि जी से कहीं ना कहीं चाइना का लिंक आ रहा था, इस वजह से यहाँ पर WHO ने ये नाम नहीं रखा। देन उसके बाद जो न्यू है, न्यू भी यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन सा वर्ड रहता, क्यों, क्योंकि न्यू से हम लोग NEW ये न्यू वाला वर्ड पकड़ लेते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर WHO ने बोला ये दोनों वर्ड सूटेबल नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, एट द लास्ट ओमिक्रॉन इसका नाम रखा गया। अब बात करते हैं भारत के अंदर क्या सिचुएशन है आज के टाइम पर वैक्सीन्स को लेकर। तो देखो भारत के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इनको वैक्सीन्स लग चुकी हैं, लेकिन कॉमन यह है कि फर्स्ट डोज लगा है, सेकेंड डोज अभी यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को नहीं लगा है। तो यहाँ पर मेन मकसद ये है, मेन जो है यहाँ पर भारत को अर्ज इसी बात पर किया जा रहा है कि हम लोग सेकेंड डोज की तरफ आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन सेकेंड डोज लगवा कर फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम पर, क्योंकि ये वायरस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रहा है। देन उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो ओमिक्रॉन है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है ये आप लोग को समझना होगा। देखो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का कैटेगरी का मतलब ये है कि जो वायरस है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी खतरनाक है। अगर ये वायरस फैल गया तो इससे हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ सकता है, लोगों की डेथ ज़्यादा हो सकती है, प्लस कोई यहाँ पर जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो इस वायरस के ऊपर काम नहीं करेगा। इनफैक्ट वैक्सीन्स भी यहाँ पर इनइफेक्टिव हो जाएंगी इसके ऊपर। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। यहाँ पर ये जो न्यू वेरिएंट है हम लोग देख पा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के अलावा मैंने आपको बताया और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में है। वो कौन कौन से हैं उसको लेकर WHO ने एक लिस्ट तैयार कर रखी है। लिस्ट के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है ओमिक्रॉन, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.529। उसके बाद आता है डेल्टा, डेल्टा का यहाँ पर साइंटिफिक नेम है B.1.617.2। ये बोला जाता है ये एमर्ज हुआ था भारत के अंदर साल 2020 में। उसके बाद एक आता है गामा वेरिएंट, इसका साइंटिफिक नेम है P.1, ये एमर्ज हुआ था ब्राज़ील में। फिर उसके बाद आता है बीटा, इसका साइंटिफिक नेम है B.1.351, ये एमर्ज हुआ था साउथ अफ्रीका में। देन अल्फा आता है B.1.1.7 जो कि एमर्ज हुआ था ब्रिटेन में। तो ये कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की कैटेगरी हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। मैंने यहाँ पर आपको ओमिक्रॉन के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है ये भी क्लियर किया, ओमिक्रॉन क्या होता है ये हमने क्लियर किया, म्यूटेशंस क्या होता है ये क्लियर किया। सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं क्योंकि ये आर्टिकल लगातार चर्चा में, जैसे मैंने आपको बताया आज के न्यूज़पेपर में 15 से 20 बार यहाँ पर इन आर्टिकल्स को कवर किया गया है। तो आप ज़्यादा फोकस नहीं देना है। आई होप आपके पास यहाँ पर चीज़ें मैटर जो भी है वो तैयार हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी क्या हुआ है, 12 राज्यसभा के जो MPs है इनको सस्पेंड कर दिया गया इनके मिसकंडक्ट के लिए। अब यहाँ पर ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा GS पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग मेजोरिटी जो लोग हैं इनको छोड़ देंगे इस आर्टिकल को, लेकिन नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ
कि लगभग 12 ओपोजिशन मेंबर्स हैं राज्यसभा के जिनको सस्पेंड किया गया। अब आप कहोगे अभी तो कल विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है, कल कोई मिसकंडक्ट हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर इनको सस्पेंड किया गया। तो देखो कल की बात नहीं है, बिल्कुल विंटर सेशन कल ही तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये एमपीज़ है इन्होंने मिसकंडक्ट किया था इससे पहले वाले मानसून सेशन में। इससे पहले मानसून सेशन था, ठीक है, प्रीवियस वाला, तो तभी यहाँ पर क्या हुआ, ये मिसकंडक्ट किया गया था। तो जो मानसून सेशन था उसका आखिरी दिन था जब ये मिसकंडक्ट किया गया। तब तो हम लोग इनके रिगार्डिंग कोई स्टेप उठा नहीं पाए। अब जब विंटर सेशन स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर इनके रिगार्डिंग एक स्टेप उठाया जा रहा है और इनको सस्पेंड कर दिया गया विंटर सेशन से कि अब ये विंटर सेशन अटेंड नहीं करेंगे। ये मुद्दा जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको किस प्रकार से यहाँ पर भी मिसकंडक्ट के थ्रू यहाँ पर सस्पेंड किया गया। लेकिन इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे पॉलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टैंड करती हैं ये हम लोग को समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग को दो रूल्स देखने को मिलते हैं। एक रूल है 255 और एक रूल है 256, ठीक है। रूल 255 और रूल 256, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोग को समझना होगा, तो आप लोग चीज़ों को बहुत आराम से समझ लोगे। देखो जो रूल 256 होता है इसका मेन मकसद होता है किसी भी मेंबर को सस्पेंड करना, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ मेंबर। तो रूल 256 किसके बारे में बात करता है, सस्पेंशन ऑफ मेंबर के बारे में। और जो रूल 255 है ये क्या इसके बारे में बात करता है, लेसर पनिशमेंट के बारे में, ठीक है, जो पनिशमेंट है बेसिकली उसके बारे में बात करता है। तो रूल 256 के बारे में सारी चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो आर्टिकल बोल रहा हूं, अंडर रूल 256 जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, आपको मालूम होगा लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, अगर यहाँ पर इन्होंने फाउंड करा कि मान लो हाँ यहाँ पर कोई एक तरीके से मिसकंडक्ट हुआ है, किसी व्यक्ति ने मिसकंडक्ट किया है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिसकंडक्ट किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसकी सर्विस से और उस काउंसिल से निकाला जा सकता है बाकी सेशन के लिए, जैसा अभी हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी देखने को मिला कि विंटर सेशन से उन व्यक्तियों को सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से देखो काम किया जाता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन ये काम करता है, आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो क्या है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो डायरेक्टली यहाँ पर सस्पेंड नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं कि बिल्कुल इनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन आगे क्या होता है ये आपको आगे जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ अभी आपको समझना होगा। मैंने जैसे बताया राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं और लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है उसी प्रकार से राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं इनके पास भी पावर है कि वो क्या कर सकें, वो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जिसने मिसकंडक्ट किया है, ऐसा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने मिसकंडक्ट किया है, उसको विड्रॉ कर सके इमीडिएटली उस काउंसिल से, उसको निकाला जा सके। ये सारी चीज़ें रूल 255 के अंदर भी मैंशनड है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं इनके पास डायरेक्ट पावर नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर किसी भी मेंबर को सस्पेंड नहीं करते हैं। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से फॉलो होता है कि जो राज्यसभा के जो एक तरीके से चेयरमैन होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर किसी भी मेंबर जिसने यहाँ पर एक तरीके से मिसकंडक्ट किया है उसका नाम लिया जाएगा। फिर यहाँ पर जिसने भी मिसकंडक्ट किया है उसका नाम लेने के बाद क्या होगा, ये कहानी आगे बढ़ाई जाएगी और इसके अंदर जो हाउस होता है पूरा का पूरा वो एक मोशन को अडॉप्ट करता है। वो जो मोशन अडॉप्ट होता है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेंबर को सस्पेंड करते हैं उसके सर्विस से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका नाम लिया जाएगा, उसका नाम आगे रिकमेंड किया जाएगा और इस सिचुएशन में जो हाउस होता है एक मोशन को अडॉप्ट करेगा और उस मोशन के माध्यम से किसी भी मेंबर को हम लोग सस्पेंड करेंगे उसके सर्विस से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर उसको वापस से लाना हो तो क्या होगा, तो बिल्कुल उस सस्पेंशन को हटा दो और उस सस्पेंशन को हटाने के लिए भी जो ये हाउस है उसको एक दूसरा मोशन को पास करना होता है, दूसरे मोशन को अडॉप्ट करना होता है। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ प्रोसीजर है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से हम लोग एमपीज जो ये देखने को मिलते हैं इनको सस्पेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है जीएस पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। आपको मालूम होगा हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है। इसका डेटा आया, इसका डेटा रिलीज़ किया गया और इस डेटा में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है इसके ऊपर। इन्होंने बताया जो कॉन्ट्रेसेप्शन है इसका इस्तेमाल बढ़ चुका है। कॉन्ट्रेसेप्शन मतलब जो प्रोटेक्शंस होते हैं, खासकर अगर जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं इनके इस्तेमाल, इनका जो यूज़ है बेसिकली वो बढ़ चुका है, ऐसा यहाँ पर ये डेटा बताता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो सर्वे है इसका एक छोटा सा चार्ट दिया गया। देखो इस चार्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको
बहुत अच्छे से क्लियर करवाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये भी देखा कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। ठीक है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिल रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये भारत का कम हो चुका है, मतलब जो एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है उसको हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ये भी यहाँ पर कम हो चुका है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज सी देखने को मिल रही है, आगे पॉपुलेशन के अंदर प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही है। ऐसा यहाँ पर ये डेटा आया जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा। ठीक है, एक डेटा यहाँ पर 4 वाला था, 2019-20 का डेटा था। एक नया वाला डेटा, सॉरी 19-20 वाला नहीं, एक हमारा जो 4 वाला डेटा था वो 2015-16 का था। अब यहाँ पर जो नया वाला डेटा है वो 19-20 का डेटा है, मतलब एकदम नया हमारा प्रीवियस ईयर डेटा निकल कर आया है, जिसके अंदर से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारी पॉपुलेशन एक थम सी गई है। प्लस उसके बाद बताया उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आज के टाइम पर जो कॉन्ट्रेसेप्शन की चॉइस है वो बढ़ चुकी है, कॉन्ट्रेसेप्टिव्स का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है, प्रोटेक्शंस का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है। दो यहाँ पर डेटा दिया गया क्या क्या मेथड्स हैं अर्बन रूरल वाले एरिया के अंदर, प्लस यहाँ पे पुराना वाला डेटा और यहाँ पे नया वाला डेटा। ठीक है, एक एक करके समझते हुए चलना। ये NFHS 4 वाला डेटा है और ये 5 वाला डेटा है। ये हमारा जो ये लाइट कलर का रेड है ये हमारा नया वाला डेटा है। ठीक है, ये वाला हमारा न्यू डेटा है और ये वाला हमारा इससे पहले वाला साल का डेटा है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमने देखा फीमेल स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर नसबंदी करवा देना। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर अगेन यहाँ पर कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा। तो फीमेल स्टरलाइजेशन नसबंदी के जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अर्बन के अंदर अगर हम बात करें, अर्बन कैटेगरीज के अंदर खासकर शहर वाले एरिया के अंदर 36.3% के आसपास देखने को मिला, रूरल के अंदर 38.7% के आसपास देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम इसका टोटल देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा बताता है कि फीमेल स्टरलाइजेशन होता है वो 37.9% के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, हालांकि पहले कितना हुआ करता था, पहले 36 हुआ करता था, मतलब नसबंदी बढ़ी है। ठीक है, अब क्या हुआ है, यहाँ पर नसबंदी बढ़वाई गई है और इससे क्या हुआ है, इससे यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी रुकी है। दूसरा कॉन्डम के यूज़ के बारे में बताया गया। अगर हम बात करें तो अर्बन के अंदर 13.6% से आसपास देखने को मिलेगा यूज़ जो होता है, यूज़ हुआ है बेसिकली। रूरल कैटेगरीज के अंदर 7.6% के आसपास कॉन्डम का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा जो 4 वाला डेटा है ये 5 वाला डेटा है। तो पूरा अगर हम इसको पूरा डेटा को एक तरीके से इसका एवरेज निकालें तो लगभग कॉन्डम का जो यूज़ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर बताया गया 9.5% के आसपास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कॉन्डम का यूज़ बहुत कम हुआ करता था, 5.6% का हुआ करता था, लेकिन अब के टाइम पर ज़्यादा हुआ है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी थोड़ी सी थम सी गई है। उसका जो प्रोटेक्शन पिल्स होती हैं इसका भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें पिल्स तो पहले ये 4.1% के आसपास इस्तेमाल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर 5.1% के आसपास इस्तेमाल हुई हैं। उसी प्रकार से मेल स्टरलाइजेशन की बात करें और भी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोगों ने देखा है इंक्रीमेंट देखने को मिला है, मतलब कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रेसेप्टिव्स होते हैं, प्रोटेक्शंस होते हैं, इनका इस्तेमाल किया गया और ज़्यादा हुआ और जिसकी वजह से आज के टाइम पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो रुक सी गई है। ठीक है, अब यही वाला जो चार्ट है इसी चार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि कितना कितना परसेंट है, तो इसी वजह से मैंने आप लोग को ये डायरेक्टली इस चार्ट को बताया था। ठीक है, डायरेक्टली मैंने ये चार्ट समझाया और मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं गया हूँ डिटेल में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है, मैंने आपको डायरेक्टली ये चार्ट क्लियर कर दिया था। हाँ, एक चीज़ और देखो यार, जो न्यूज़पेपर होता है, मुझे याद आ गया, जो हमारा ये न्यूज़पेपर होता है ये मैं डेली बेसिस पर आपको टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टेलीग्राम पर कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ होता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब डेली डिलीट हो जाता है, लेकिन डेली आपको न्यूज़पेपर मिलता है, आप लोगों को पता होगा, जो बहुत सारे लोग डेली डाउनलोड करते होंगे। पिछले लगभग 1-1.5 साल से रोज़ाना न्यूज़पेपर आया है, चाहे वीडियो आए ना आए, न्यूज़पेपर रोज़ाना आया है। और एक तरीके से क्या हुआ, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और इतने उल्टे सीधे मैसेजेस, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इग्नोर किया मैंने कि मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कभी मैंने ऐसे देखे ही नहीं मैसेजेस, मुझे यहाँ पर मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि हाँ इस प्रकार से यहाँ पर कोई मैसेज करेगा। और मतलब कि यार डेली बेसिस पर आ रहा है न्यूज़पेपर, डेली डिलीट कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको एक बार देख सकते हो कि सुबह मॉर्निंग में आ जाता है, लगभग 24 घंटे के आसपास रहता है वो न्यूज़पेपर, और फिर उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोग तभी डाउनलोड कर लिया करो ना, डाउनलोड करके अपने पास स्टोर करके रख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ो यार, क्या बताऊँ मैं, बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है, तो नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ चुका है, आपको मालूम है ट्विटर के बारे में। ट्विटर यहाँ पर एक जाना माना प्लेटफॉर्म, सभी लोगों को पता होगा। तो जो ट्विटर के CEO थे, बिल्कुल थे बोलूँगा यहाँ पर, जैक डॉर्जी। अब जैक डॉर्जी को रिप्लेस करने वाले हैं एक इंडियन ओरिजिन पर्सन जिनका नाम है पराग अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे पराग अग्रवाल ये हैं, और इधर बराबर में आपको जैक डॉर्जी देखने को मिल रहे होंगे। तो जैक डॉर्जी को रिप्लेस करेंगे, अब यहाँ पर ये बनकर निकलेंगे CEO। बेसिकली यहाँ पर बन चुके हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है।
किसके प्लेटफॉर्म के? सोशल मीडिया जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है इसके। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे और वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि हाल ही में यहाँ पर इनको रिप्लेस किया है, कौन बने हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर इस न्यूज़पेपर को देखते हैं। तो यहाँ पर पराग अग्रवाल जी के बारे में यहाँ पर बताया गया, आईआईटी बॉम्बे एलुमनस है और इन्होंने यहाँ पर ट्विटर को ज्वाइन किया था इनफैक्ट लगभग 10 साल पहले 2011 के अंदर। ठीक है, तो जैक डॉर्सी ने यहाँ पर खुद ट्वीट किया और बताया कि बिल्कुल यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इन्होंने ट्विटर कंपनी को हैंडल किया, को फाउंडर से सीईओ बने, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ाते चले गए और फिर उसके बाद अब यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया अब लीव करेंगे और ये जो सारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर पराग अग्रवाल के ऊपर छोड़ रहे हैं, ऐसा इन्होंने ट्वीट करके बताया। प्लस उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इनको बिल्कुल विश्वास है पराग अग्रवाल के ऊपर, पिछले 10 साल से साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं पराग अग्रवाल और यहाँ पर हर समय यहाँ पर साथ में रहे हैं और एक ट्रस्ट यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो जैक डॉर्सी का काफ़ी बड़ा ट्रस्ट है पराग अग्रवाल के ऊपर, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि 10 साल पहले लगभग यहाँ पर ट्विटर के अंदर लगभग 1000 के आसपास काम करने वाले लोग हुआ करते थे, 1000 एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब 1000 जब एम्प्लॉयज़ थे उस समय यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था और आज तक यहाँ पर ज्वाइन करे हैं। हर एक जो मेजर डिसीजन रहा है ट्विटर का वहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी वजह से ये जो चीज़ें हैं अब यहाँ पर पराग अग्रवाल के हाथ में सौंपी जाती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है। देखो एग्जाम के लिए खासकर यूपीएससी कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वनडे एग्जाम वाले भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उनके लिए भी मैं जो भी और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उनको मैं कवर कर देता हूं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो हम यूपीएससी वालों के लिए सबसे बड़ा आर्टिकल ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, तो ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर अभी लगातार डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो टॉक है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ये रीस्टार्ट हो चुकी हैं मंडे में, मतलब कल से रीस्टार्ट हो चुकी हैं और लगभग 5 महीने से ये बातें टल रही थी, कब शुरू होगी कब शुरू होगी। फाइनली ये बातचीत शुरू हो चुकी है और ये बातचीत कहाँ पे शुरू हुई है पता है? एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले भी ये डील हुई थी। देखो बिल्कुल ये ईरान न्यूक्लियर डील 2015 वाली डील है, ये डील पहले हो चुकी है, लेकिन हुआ क्या था, इस डील को वापस से क्या हुआ, यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था। यूएसए ने यहाँ पर इस डील को ख़राब करा, इस डील को तोड़ा। फिर उसके बाद वापस से अब यहाँ पर आप कर सकते हो इस डील को एक तरीके से मतलब कि जो रिवाइव करने की चर्चा की जा रही है कि वापस से इस डील को रखा जाए, वापस से बातचीत हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ईरान न्यूक्लियर डील क्या होती है। अगर आपने वो समझ लिया तो इस आर्टिकल के अंदर एक एक चीज़ आप लोग को समझ में आ जाने वाली है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपको फोकस रखना है। इस डील को कहाँ पे किया गया था? 2015 के अंदर यहाँ पर ये डील सबसे पहली बार सेट हुई थी। ये डील किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी? ईरान के बीच में हुई थी और P5+1 के बीच में। बिल्कुल जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ है, जो हमारी यूएनएससी के अंदर परमानेंट 5 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, वही वाली कंट्रीज़ है। ठीक है, तो P5+1 के अंदर जर्मनी था। ठीक है, अब P5+1 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आप लोगों को बताना है। यहाँ पर एक यूएसए भी है, मैं आपको यूएसए के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, ईरान और इन कंट्रीज़ के बीच में डील हुआ। अब डील किस बात का था? डील ये था कि ईरान जो है ना अपने कंट्री के अंदर यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। यूरेनियम क्या होता है? देखो यूरेनियम का यूज़ काफ़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। देखो न्यूक्लियर जो परमाणु बम होते हैं इनका अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरेनियम को हम लोग को पहले एनरिच करना होता है। कुछ यूरेनियम होता है जिसको हम लोग अलग करके कुछ और यूरेनियम बनाते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर करते हैं। तो वो जो एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर ईरान नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर इस डील के अंदर सेट किया गया था। लेकिन हुआ क्या था, मैं उससे पहले डील से पहले की बात बता रहा हूँ। ईरान क्या करता था, ईरान के अंदर भरपूर मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, भरपूर मात्रा में यूरेनियम है। अब ये लोग क्या करेंगे, यूरेनियम निकालेंगे और यूरेनियम निकालने के बाद उसका एनरिचमेंट करेंगे। एनरिचमेंट मतलब यहाँ पर उस यूरेनियम को इस लायक बनाएंगे कि उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा सके। ठीक है, परमाणु बम बनाया जा सके। और न्यूक्लियर वेपन्स कितने डेंजरस होते हैं ये आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर एक आध बार हम लोगों ने हिस्ट्री भी कवर कर रखी है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कि क्या आखिरकार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं। अब क्या हुआ, सारी कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी हद तक कंसर्न में थी, काफ़ी हद तक चिंतित थी कि भाई ईरान जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से न्यूक्लियर का एनरिचमेंट कर रहा, यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है कंट्रीज़ के साथ में। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उस समय पर लगभग बराक ओबामा हुआ करते थे। और तो यहाँ पर ओबामा साहब ने क्या करा, यहाँ पर ईरान के साथ एक डील करने की सोची। इन्होंने बोला कि ईरान के साथ एक डील करेंगे, ईरान से कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दो, एनरिचमेंट मत करो। इसके बदले में जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे उस समय भी, तो वो सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। ईरान ने सोचा बिल्कुल चलो सही है, ये एक डील सही साबित रहेगी क्योंकि यहाँ पर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे तो ईरान जो कंट्री है वो अपने आप में ग्रो होता रहेगा। ठीक है,
है, जो व्यापार वगैरह है वो कंट्रीज़ के साथ ग्रो होते हुए रहेंगे। इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया चलो डील कर लेते हैं, और ये डील हुई भी। फिर यहाँ पर ये डील को सेट किया गया 2015 के अंदर। अब जब ये डील हो चुकी थी तो कहानी आगे बढ़ती रही, सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन बराक ओबामा साहब का समय जो है बिल्कुल ख़त्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए यूएस के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट निकल कर आए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वापस से यूएसए को इस डील से बाहर निकाल दिया। क्या हुआ, इन्होंने बोला बिल्कुल ये डील ख़त्म करो, और यूएसए यहाँ पर इस डील से बाहर निकलेगा, कोई डील विल नहीं होगी। डील से निकालने के बाद ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए वापस से, और इनफैक्ट ईरान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए, ठीक है। और इसी के चक्कर में यहाँ पर सारी कंट्री से बोल दिया गया कि ईरान के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगा, व्यापार करेगा तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और इसी वजह से इंडिया ने भी जो कच्चा तेल वगैरह खरीदते थे, हम लोग क्रूड ऑयल परचेज करते थे ईरान से, वो भी हम लोगों ने बंद किया, ठीक है। ये सब कुछ देखने को मिला। अब ये कहानी बढ़ती चली गई, कंसर्न काफ़ी बढ़ते रहे। फिर क्या हुआ, ईरान ने सोचा बिल्कुल अब हमारी जो है हमारी हालत ख़राब हो ही रही है चारों तरफ से जो है, तो क्या करना चाहिए, अब यूरेनियम का एनरिचमेंट करना चाहिए। तो ईरान ने वापस से यूरेनियम का एनरिचमेंट शुरू कर दिया, और भरपूर मात्रा में यूरेनियम का एनरिचमेंट करा, पहले से कई गुना ज़्यादा स्पीड में एनरिचमेंट स्टार्ट किया। लगातार काम चल रहा था, एनरिचमेंट लगातार हो रहा था। अब क्या हुआ, यूएस के अंदर वापस से इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद आते हैं जो बाइडन। अब जो बाइडन जब आते हैं वो देखते हैं कि यार ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो बाइडन का बेसिकली यहाँ पर पहले से एक तरीके से ये मोटिव था कि जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से रिवाइव किया जाएगा। और जो बाइडन जैसे प्रेसिडेंट बने, इनका मेन फोकस यही रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जाए, और यहाँ पर इसी को लेकर डिस्कशन चल रहा है लगातार। और अभी इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, कल मंडे तक कल यहाँ पर बातचीत शुरू हुई। आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है पूरी कि यहाँ पर इस डील को पूरी तरह से वापस से रिवाइव किया जाएगा, वापस से डील होगी, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे, ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट रोकेगा, भारत वापस से ईरान के साथ प्रॉपर्ली व्यापार कर पाएगा। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है। देखो, इस डील को हम लोग JCPOA भी बोलते हैं, इसके बारे में आपको एक आइडिया रखना है। ये इसको मतलब कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया और ये सब कुछ क्या किया, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरी कहानी इसकी बता दी, और कल भी बताया था, इस वजह से आप लोग को ये रट जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस एक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल को। यहाँ पर इकलौता आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी, इनका कहना यह है कि जो भारत का नेट डायरेक्ट कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बेसिकली जो कर होता है, टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ा है, लगभग 68% से टैक्स कलेक्शन ग्रो होता हुआ नजर आया अप्रैल से लेकर नवंबर 23 तक, ठीक है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक का यहाँ पर टाइम बताया गया। इस पीरियड में जो टैक्स कलेक्शन है ये लगभग 6.92 लाख करोड़ रुपए से ग्रो होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर ये अपने आप में काफ़ी लंबा चौड़ा अमाउंट है। ये बताया जा रहा है ग्रोथ हम लोगों ने देखी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुई है। उसके बाद इन्होंने बताया हम लोग देख पा रहे हैं कि साल 2019-20 के अंदर भी इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी जितनी ग्रोथ आज के टाइम पर देखने को मिली है। पहले लगभग 4.12 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर कमाए, उसके बाद 5.44 लाख करोड़ रुपीज़ का ये जो टैक्स कलेक्शन हुआ था, लेकिन अब की बार का 6.92 लाख का ओवरऑल अगर हम देखें अभी तक का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी के बारे में चर्चा करी कि जीएसटी का कलेक्शन भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। जो हमने टारगेट सेट किया था हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स कलेक्शन आ रहा है, और यहाँ पर अब की बार का डेटा हम लोगों का बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी है कि वापस से हमारा जो जीएसटी टैक्स कलेक्शन है ये भी ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन के मामले में तो जीएसटी का कलेक्शन भी काफ़ी बेहतरीन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर निकल कर आती है बातें। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर कहाँ पर देखो एग्जाम में यार क्या पूछा जाएगा यहाँ से, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आइडिया इसके बारे में रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पर कुछ भी ऐसी खास चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। आज जो बाकी सारे छोटे छोटे जो आर्टिकल होते हैं बहुत कम थे। अब डायरेक्टली चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ ये जो सबसे पहला वाला एडिटोरियल है ये बात करता है फार्म लॉस को लेकर, और ऑथर यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो ये फार्म लॉस है बेसिकली ये सॉल्यूशन था ही नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम्स कैसे थी आगे डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए, बैन ना किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि इंडिया को यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है, इंडिया एज अ स्पेस स्टार्टअप कैसे ग्रो कर सकता है, स्पेस सेक्टर में भारत को कैसे हम लोग ग्रोथ में देखने को देख सकते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर
ऑथर के थ्रू इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद अगेन फार्म लॉस के बारे में चर्चा की गई है, इसको हमने अभी डिस्कशन किया है और मतलब करने वाले हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग कैसे बूस्टअप करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस की जाती है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ऑथर क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसी आर्टिकल को कवर कर लेते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज के टाइम पर भारत की स्पेस इंडस्ट्री, भारत के अगर हम बात करें तो स्पेस के मामले में सबसे ज़्यादा जो भारत की आन बान शान है इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज है उसको भी हमें बढ़ावा देना होगा। इस आर्टिकल के अंदर जो ऑथर्स हैं ये क्या मेंशन कर रहे हैं, मेंशन ये कर रहे हैं कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज को भी बढ़ावा देना होगा। जैसे यूएस के अंदर हमने देखा कि नासा है, नासा के अलावा स्पेस एक्स, इलॉन मस्क का स्पेस एक्स हो गया, उसके बाद जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन हो गया। तो ये अपने आप में प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। और कभी कभी क्या होता है, नासा हेल्प मांगता है इन कंपनीज से और बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट कभी कभी जो है जो नासा नहीं कर पा रहा है, तो एक तरीके से टाइम को बचाने के लिए इन प्राइवेट कंपनीज को भी सौंप दी जाता है काम, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम और ज़्यादा इफेक्टिवली ग्रो हो रहा है। इस प्रकार का काम इंडिया भी कर सकता है। इंडिया के अंदर भी प्राइवेट स्पेस कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल से ही चर्चा शुरू हुई है, लेकिन अभी भी चीज़ें सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, वो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अगर हम बात करें स्पेस रेस के बारे में तो स्पेस रेस 20th सेंचुरी के अंदर शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर ने लॉन्च किया था स्पुतनिक, ठीक है, लगभग 1957 में इसको लॉन्च किया गया था। तभी स्पेस रेस शुरू हो चुका था, सभी कंट्रीज लग चुकी थी कि हम लोग स्पेस सेक्टर में सबसे आगे निकलेंगे। फिर क्या हुआ, यूएसए आया, यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में यहाँ पर ये स्पेस एक्स को रेस चलता रहा, स्पेस एक्स को लेकर। और फिर एक टाइम पर जो यूएसएसआर है वो आपको बताइए सोवियत यूनियन टूट भी गया था, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई कि रेस चालू हो चुकी है, लेकिन आज के टाइम पर फिर से एक रेस चालू हो चुकी है। लेकिन आज के टाइम की जो रेस है ना वो प्राइवेट स्पेस कंपनीज के बीच में है। एक से एक प्राइवेट स्पेस कंपनी निकल कर आ रही है जो कि बहुत अच्छे से अच्छा काम करके दिखा रही हैं। तो लास्ट ईयर एक रिपोर्ट बताती है कि हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया है। उस नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इन स्पेस, मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, ठीक है, इसका नाम है। ये क्या है, बेसिकली एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़ को कमर्शलाइज करेगा। मतलब भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, इन्हेंस करने वाले हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो बेसिकली जो हमने एक तरीके से इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद यह है कि इसरो को थोड़ी मदद मिल जाए, क्योंकि आज के टाइम पर भारत के अंदर इकलौती काम करने वाली स्पेस कंपनी देखने को मिलेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको यहाँ पर मदद मिलेगी इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। तो सरकार ने ये काम करके दिखाया, सरकार ने इन स्पेस को लॉन्च किया, ठीक है। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एजेंसी है बेसिकली क्या करेगा, ये यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर डिस्कशन करेगा कि जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसके अंदर हम प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है वो कैसे इस्टेब्लिश हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज कैसे ग्रो कर सकती हैं। अब प्राइवेट कंपनीज भारत के अंदर अगर आती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसरो को भी काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। ये मकसद है यहाँ पर ऑथर का कहना। आज के टाइम पर बात करें स्पेस इकोनॉमी की, तो दुनिया भर के अंदर बात करें तो लगभग $440 बिलियन तक का ये स्पेस इकोनॉमी देखने को मिलता है, जिसमें से भारत का शेयर सिर्फ और सिर्फ 2% का है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन करी गई कि भारत को अपना ये जो शेयर है इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना होगा, भारत को थोड़ा सा स्पेस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, लीडिंग पर आना पड़ेगा, ठीक है। आज के टाइम पर हमारे पास कैपेबिलिटी सारी हैं, सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स हमारी ऑलरेडी वर्किंग में है, हम लोग के पास बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं और भी बहुत सारे मिशंस हम लोग के चल रहे हैं। तो हमारे पास कैपेबिलिटी हम लोग आगे निकल कर आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया। उसके बाद आज के टाइम का लगभग जो टोटल अर्ली इन्वेस्टमेंट था स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में साल 2021 का, ये लगभग $68 बिलियन तक का था, ये आपको बताना है, सॉरी ये यहाँ पे बताया गया। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, जिसमें से इंडिया यहाँ पर चौथे प्लेस पर आता है, ठीक है। इंडिया का यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है ये लगभग $2 बिलियन से भी कम का देखने को मिला है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो स्पेस सेक्टर के अंदर यहाँ पर क्या है, इंडिया का जो परसेंट है ये बहुत कम है, तो इसको ग्रो करना पड़ेगा सबसे पहली चीज़। और इसको ग्रो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रीज़ के अंदर प्राइवेट स्पेस को थोड़ा सा ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ को थोड़ा सा हम लोग आगे लेकर आ सकते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या बताता है, देखो दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर बताता है कि भारत के अंदर कंसर्न्स बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी चिंता वाली बात हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पर एक रिपोर्ट है, ठीक है, एक रिपोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि भारत के अंदर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ये बहुत कम क्यों है, स्पेस के अंदर खासकर प्राइवेट कंपनीज कम क्यों हैं।
ऐसा प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने इसरो काम करता है उस प्रकार से जैसे प्राइवेट दूसरी कंपनी आती है, अगर वो काम करती है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, लॉस के अंदर क्लैरिटी हो, तो फिर वो कंपनीज भी ग्रो करेंगी और प्राइवेट स्पेस कंपनीज का बढ़ावा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास कोई मतलब एक तरीके से फ्रेमवर्क्स और कुछ रूल्स हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करा जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया। तो आज के टाइम पर दिक्कत हर्डल यही है कि हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग नॉर्म्स होने चाहिए, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं यूएस के अंदर बहुत सारे इसी प्रकार के रिजोल्यूशंस, उसी प्रकार के यहाँ पर नॉर्म्स देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार के भारत के अंदर भी होने चाहिए। दूसरा, लाइसेंस और लायबिलिटी, लाइसेंसेस होने चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि फ्रांस हो गया, यहाँ पर क्या होता है ये लोग 4 लाइसेंस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, 4 लाइसेंस को देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के अंदर भी अगर हम लोग इस प्रकार से लाइसेंस को थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, यहाँ पर अगर लाइसेंस को थोड़ा सा आगे हम लोग लेकर चलेंगे तो इससे यहाँ पर काम अच्छे से हो सकता है। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इनको एक लाइसेंस मिले, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि हम लोग जो इंश्योरेंस कंपनीज है इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, खासकर जो स्पेस लॉ है इसको इंश्योरेबल बनाया जा सके। ठीक है, इसकी कोई जिम्मेदारी ले, क्योंकि आज के टाइम पर प्राइवेट स्पेस कंपनीज डरती हैं कि भाई नुकसान हो गया तो काम खत्म। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर इसको अगर इसको लेकर इनकी जो भी यहाँ पर इंश्योरेंस को लेकर कोई चर्चा करता है, प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर कोई इंश्योरेंस को लेकर चर्चा करता है, कोई भी इनका डैमेज होगा, जो भी यहाँ पर इनका एक तरीके से नुकसान होगा उसकी कोई भरपाई करेगा, तो डेफिनेटली प्राइवेट स्पेस बढ़ावा में आएगा, प्राइवेट स्पेस आगे ग्रो होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी सारा इंश्योरेंस होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर देख पाते हैं कि इंश्योरेंस को बहुत सारा पे किया जाता है स्पेस लॉस के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तभी हम लोग प्राइवेट स्पेस कंपनीज को लेकर आएंगे। तो पहला मकसद क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ताकि प्राइवेट स्पेस कंपनीज को बहुत अच्छा फील हो कि हाँ भाई हमारे पास हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। दूसरा, इंश्योरेंस वाली जैसी चीज़ें हो कि उनका कोई डैमेज होता है तो यहाँ पर उनको उसका भुगतान मिल जाए। उसके बाद क्या बोला गया, आज के टाइम पर अगर हम बात करें, बहुत सारे जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों में बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में लगातार प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं। ठीक है, ये बताया गया। लेकिन जो इंडियन स्पेस प्राइवेट कंपनीज है इनको थोड़ा सा हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इंडियन जो स्पेस प्राइवेट कंपनीज हैं इनको क्या करना पड़ेगा, अपने आईपीस को जनरेट करना पड़ेगा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाना पड़ेगा, कुछ पेटेंट राइट्स लेने होंगे। जैसे कि यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड है। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से चीज़ों के ऊपर आप लोग जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो पेटेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपने कोई चीज़ बनाई, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग चाहोगे कि वो चीज़ कोई दूसरा कॉपी ना करे, उसके ऊपर आप पेटेंट्स ले लोगे, और पेटेंट्स आप ले लोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वो दूसरा बंदा कोई भी यहाँ पर इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर कॉपी करेगा भी तो उसको सबसे पहली बात आपसे परमिशन लेनी होगी। ठीक है, आप राजी होगे तो ही वो काम हो पाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोगों को लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होंगी, तो इससे भी हम लोग काफ़ी तक अपना नाम जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद बोला, आज के टाइम पर जो मेच्योर स्पेस एजेंसीज है, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज, जैसे कि नासा हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद चाइना का स्पेस एजेंसी हो गया, चाइना का जो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद रशिया की स्पेस एजेंसी हो गई जिसका नाम है रॉसकॉस्मॉस स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़। ये सब आज के टाइम पर सपोर्ट मांगती हैं, किससे, प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट कंपनीज की सपोर्ट मांगती हैं, जैसे कि बोइंग का सपोर्ट हो गया, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं। स्पेस एक्स इलॉन मस्क की हो गई, ब्लू ऑरिजिन जेफ बेजोस की हो गई। तो ये कुछ प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं। तो प्राइवेट स्पेस कंपनीज यहाँ पर मदद करेंगे गवर्नमेंट स्पेस कंपनीज की, और गवर्नमेंट स्पेस कंपनीज को काफ़ी बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हो सकता है अगर भारत के अंदर हम लोग प्राइवेट स्पेस कंपनीज को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो। ठीक है, ये जो छोटी मोटी कंपनीज है ये पूरे स्पेस सेक्टर के अंदर क्रांति ला सकती हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। ठीक है, ये काम हो सकता है नासा या फिर जो चाइना का यहाँ पर स्पेस एजेंसी है, इन सब को यहाँ पर आप कह सकते हो, इन सब की अगर हम बात करें तो इनके अंदर भी जो प्राइवेट प्लेयर्स है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये कंपनीज भी प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें 2018 तक तो चीज़ें ऐसे नहीं चलती थी, लेकिन स्पेस एक्स अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स यहाँ पर लगभग नासा के 30 मिशन का पार्ट बन चुका है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज के साथ मिलकर कुछ मिशंस को कंडक्ट कर रही हैं, और इसके बदले में गवर्नमेंट कंपनीज यहाँ पर पैसा भी प्रोवाइड करवा रही है प्राइवेट कंपनीज को। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैपेबिलिटी है एक तरीके से वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी, जो एक तरीके से आपकी जितनी भी पावर है वो काफ़ी हद तक दुगनी हो जाने वाली है अगर यहाँ पर प्राइवेट स्पेस कंपनीज और जो है यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेस कंपनीज काम करती हैं तो।
ठीक है। तो आज के टाइम पर इंडिया कहाँ पे खड़ा है, देखो इंडिया के अंदर स्पेस कंपनीज को लेकर, खासकर प्राइवेट स्पेस कंपनीज को लेकर बहुत ही कम फोकस रखा जाता है, बहुत ही कम चर्चा की जाती है। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर हम लोग को एज अ स्पेस स्टार्टअप इसको शुरू करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तेज़ी से ला के आना पड़ेगा, इसको एज अ बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आगे ग्रो होंगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग भी मिलेगी और ये जो कंपनीज़ है ये आगे ग्रोथ ही नजर आएंगी, इन्वेस्टमेंट बहुत होगा और जो स्पेस कंपनीज़ हैं फिर वो मदद करती हुई नजर आएंगी हमारे इसरो की, और इसरो यहाँ पर हेल्प करेगा दूसरी कंपनीज का। तो इससे हम लोग काफ़ी हद तक ग्रो कर सकते हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, और आने वाले टाइम पर स्पेस सेक्टर अपने आप में एक सबसे बड़ा सेक्टर माना जाने वाला है। उसके बाद आज देख पाओगे आज के टाइम पर हमारे पास लगभग 350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, स्काईरूट टेक्नोलॉजीज़, ये अलग अलग स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं। लेकिन क्या आपने इनके नाम सुना है? ज़्यादातर नाम सुने नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग इनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, इनके ऊपर ज़्यादा हम लोगों ने काम नहीं किया है। तो क्या करना है हम लोग को, इनके ऊपर काम करना है, और ये जो बॉडीज़ हैं ये हमारी इसरो की मदद करेंगी और इसरो यहाँ पर इनकी मदद करेगा। तो इससे हम लोग एक बहुत बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया कि आप प्राइवेट कंपनीज़ के लिए कुछ लॉज वगैरह लेकर आओ, इनको डिफाइन करो और इन प्राइवेट कंपनीज़ को एक प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाओ। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। इसी के बेसिस पर हमने आज का थंबनेल भी लगा रखा है। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल बात करता है बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि हाइड्रोजन आज के टाइम पर एक मोस्ट प्रोमिसिंग सॉल्यूशन है, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि क्या कर सकता है, पोल्यूशन को कम कर सकता है, जो सीमेंट को डीकार्बोनाइज कर सकता है। डीकार्बोनाइज का मतलब यह है कि हम लोग कार्बन को कम कर सकें, क्योंकि कार्बन एक ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो कार्बन को कम करने का हमारा सबसे बड़ा रोल रहता है। तो कार्बन कम करने में हाइड्रोजन हमारी काफ़ी मदद कर सकता है, ऐसा हमारे यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली, आपको मालूम होगा, बोला है कि इंडिया अपना नेट का जीरो कार्बन एमिशन पर पहुंचेगा 2070 तक। यह बात बोली गई थी ग्लासगो समिट के अंदर, आपको मालूम होगा। लेकिन कार्बन एमिशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं, अगर आप हाइड्रोजन की जो एक तरीके से अवेलेबिलिटी है इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे। तो कैसे? तो देखो, जो आज के टाइम पर अगर हम फिर भी बात करें, 75% जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है ये हम लोग कोल से जनरेट करते हैं। ज़्यादातर जो एनर्जी है भारत के अंदर वो कोयले से जनरेट करी जाती है, ऑयल से, तेल से जनरेट करी जाती है। इंपोर्ट्स बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है। तो अपने आप में आप कह सकते हो ये एक कंसर्न वाली जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक साइनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच में, उसको बना सकते हैं। साइनर्जी मतलब एक मेल मिलाप। मेल मिलाप कैसा होगा? जो ग्रीन एनर्जी, ठीक है, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल से ग्रीन हाइड्रोजन को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब वो ग्रीन हाइड्रोजन बनकर निकलेगा तो उस ग्रीन हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल और एज अ बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि पोल्यूशन ना के बराबर होगा और हम लोग अपने जो अचीवमेंट है इसको बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। मतलब ये अपना जो गोल है इसको बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन खासकर बात की गई यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तरीके से वेपन देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा, क्लाइमेट चेंज को मात देगा। और एक लंबे समय के लिए सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जहां पर आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाइड्रोजन को बनाया कैसे जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करो, आगे मैं बताऊंगा। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर दें तो अपने आप में जो क्लाइमेट का आज के टाइम पर वार्मिंग बढ़ी चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी का लेवल राइज हो रहा है। तो ये जो गर्मी है बेसिकली काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, इसको हम काफ़ी हद तक ड्रॉप डाउन कर देंगे, सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल कर देंगे, जब पॉल्यूशन होगा ही नहीं और जो बचा कुचा पॉल्यूशन एनवायरमेंट के अंदर है वो हमारा एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि आगे चीज़ें थोड़ा सा बदलने वाली हैं। ये यहाँ पर ऑथर इन चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो ये जो लो कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी है इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर ये काम कर सकें। और ये जो लो कार्बन सोर्स है ये हाइड्रोजन इकलौता सोर्स है। हाइड्रोजन कैसे बनता है? इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से बनता है। यहाँ पर पानी को लेते हैं, पानी को स्प्लिट कर देते हैं, पानी को बांट देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पानी को हम लोग किस में बांटते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बांटने के बाद क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो काम का होता है हमारे लिए, हम उस हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पर पहली चीज़, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक एलिमेंट ये देखने को मिलेगा। और हमारे फ्यूल के लिए, जो हमारा तेल है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा ऑप्शन है, जिससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक ग्रीन हाइड्रोजन होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसको कैसे बनाते हैं, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करके। पानी को हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो, इनको इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट करने के बाद हम लोग पानी को अलग कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, जो जो हाइड्रोजन बनती है इसमें से जो हाइड्रोजन निकलती है उसको कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर बनती हैं, बाय प्रोडक्ट वाटर और वाटर पेपर निकल कर आता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे काम का होता है। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बनाया उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से ब्राउन हाइड्रोजन होता है, तो ब्राउन हाइड्रोजन के अंदर देखो क्या होता है ना, पोल्यूशन बहुत होता है। उसी प्रकार से ग्रे हाइड्रोजन होता है, ग्रे हाइड्रोजन को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर भी एमिशंस देख पाते हैं, होता रहता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, लेकिन इसमें से जो सबसे इफेक्टिव है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। और हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, तो हाइड्रोजन का हम लोग बहुत जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन में अपने आप में एक ट्रेमेंडस पोटेंशियल देखने को मिलता है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ बना सकते हो, जहाँ पर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भरो, और उससे क्या होगा यहाँ पर, इससे क्या होगा यहाँ पर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसकी मदद से यहाँ पर क्या हो सकता है, जिसकी मदद से यहाँ पर हम लोग गाड़ी को चला सकते हैं। प्लस हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से हम लोग बिजली को भी बना सकते हैं, पावर को बना सकते हैं, हीट को जनरेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन आज के टाइम पर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि एक तरीके से पेट्रोल का एज ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जो खाद बनाया जाता है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब हर जगह पर आप लोग हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हो। तो हाइड्रोजन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने समझा। तो इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये मैंने आप लोग को बताया। अब क्या है यहाँ पर बोला गया, लगभग 70% का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर होना चाहिए, ऐसा ऑथर बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और अगर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें तो काफ़ी हद तक ये चीपर भी रहेगा, सस्ता भी रहेगा, प्लस उसके बाद आने वाले टाइम पर इसकी डिमांड भी रहेगी। और आने वाले टाइम पर आप देख पाओगे कि इंडिया खासकर जो पोल्यूशन का मामला है इसके अंदर काफ़ी हद तक कार्बन एमिशन को कम कर पाएगा। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर अपने कार्बन एमिशन को कम कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल कम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग हाइड्रोजन को थोड़ा सा आगे ले चलें तो, क्योंकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल हर जगह पर किया जा सकता है। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे वो पोर्ट्स हो या फिर कुछ रिफ्यूलिंग स्टेशन हो वहाँ पर, या फिर व्हीकल्स हो गए। इनफैक्ट अब तो हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि जो ट्रेन है वो भी हाइड्रोजन बेस्ड चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हो। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसका, तो सोल्यूशन होगा सरकार की फंडिंग। भाई सरकार की फंडिंग चाहिए और लंबे समय तक की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चाहिए, हमें स्कीम्स चाहिए जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग हाइड्रोजन का जो एक तरीके से प्रोडक्शन है इसको बढ़ा सकें। तो यहाँ पर पैसा चाहिए डेफिनेटली, तो यहाँ पर ये पैसा सरकार डेफिनेटली यहाँ पर लगा सकती है, और ये काम यहाँ पर सरकार को करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि हमारे फर्टिलाइज़र और भी बहुत सारी गैसेस को मात देने वाला है, और प्लस पोल्यूशन को कम से कम करने वाला है। तो मैं ये चीज़ें बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि ऑथर बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली लिखते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स हैं उन सब के अंदर भी आप देख पाओगे हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर बोला गया कि भाई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, देखो वापस से वही बात जो कि ऊपर से लिखी थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ पर क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को इंस्पायर करेगी, और प्राइवेट सेक्टर लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, और ग्रीन हाइड्रोजन को बूस्टअप मिलेगा, और उसके बाद हमारी कंट्री पोल्यूशन के अंदर मामले में काफ़ी तेज़ी से पोल्यूशन को कम करने में मददगार रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये जो सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये कब सक्सेसफुल रहेंगे, जब एक इन्वेस्टमेंट जो है लगभग $300 बिलियन के आसपास का होगा। $300 बिलियन के आसपास का हम लोग को इन्वेस्टमेंट चाहिए साल 2030 तक का। अगर यहाँ पर इतने साल में हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट पहुँचाया, तो इससे हम लोग इतना हाइड्रोजन डेवलप कर पाएंगे कि हम अपने कंट्री के इस्तेमाल करने के साथ साथ हम लोग क्या कर सकेंगे, एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा अच्छा एक तरीके से एडिटोरियल लिखा गया है, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारे 2 एडिटोरियल कवर हुए। उसके बाद जो तीसरा एडिटोरियल है वो बात करता है फार्म लॉस को लेकर। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर देखो मैंने आपको बता रखा है पहले फार्म लॉस क्या होते हैं, फार्म लॉस मतलब क्या होते हैं, नहीं है क्या थे, अब फिलहाल रिपील कर दिए गए। तो ये जो फार्म लॉस है अपने आप में एक सोल्यूशन नहीं था, ऐसा यहाँ पर ऑथर लिखती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। पहले हम लोग इसको लॉस को समझेंगे।
तो देखो यार, सबसे पहले तो मैंने ये वाली पिक्चर आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी है। इन फार्म लॉज के अंदर सबसे पहले फार्म लॉ का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरे का नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तीसरे का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। अगर हम इनके नुकसान की बात करें, क्योंकि इनके नुकसान की वजह से लगातार प्रोटेस्टिंग जारी है, और ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि इन्हीं नुकसान को ऑथर ने यहाँ पर मेंशन किया है। ऑथर ने यहाँ पर बोला है कि ये जो लॉज हैं ये सोल्यूशन क्यों नहीं है, किस कारण की वजह से, वो कारण ये है। तो सबसे पहला वाला जो बिल था यहाँ पर बेसिकली, इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहला नुकसान क्या था, इसके अंदर बोला जा रहा था जो एपीएमसी एक्ट के अंदर पे जो भी मार्केट्स आती है, जो मंडी मार्केट्स होती हैं, जो मंडी होती हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। अब जब मंडी खत्म हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, जो कमीशन एजेंट्स हुआ करते थे बीच में, वो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी हद तक अफेक्ट होंगे, ऐसा हम लोग देख पाएंगे। प्लस जो स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकार होती हैं, उनको भी यहाँ पर इनकम जनरेशन नहीं होगा, उनकी कुछ कमीशन से वो नहीं बन पाएंगी, तो ये आप देख पाओगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग मंडी वाला सिस्टम खत्म कर देंगे तो क्या होगा, काफ़ी हद तक लोगों को नुकसान होगा, ये बताया गया था। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरे बिल के अंदर क्या नुकसान था, दूसरे बिल के अंदर नुकसान था कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, देखो यहाँ पर ये बोला गया था कि यहाँ पर इसके अंदर की जो हमारे फार्मर्स, जो किसान भाई हैं, वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसके साथ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ, बड़े होलसेलर के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना सामान उनको बेचो। ठीक है, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करो, डायरेक्ट अपना सामान जितने में आप सर्च करो उतने में बेच दो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, आप कह सकते हो इसके अंदर फिर भी हमने देखा नुकसान क्या था। नुकसान ये था कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कंपनी हैं, वो डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। भारत का जो फूड सिस्टम है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, इसको डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हम लोग देख पा रहे थे। तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल है, इसके अंदर पहले क्या होता था, देखो यहाँ पर इसके अंदर बोला जाता था जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती थी, जैसे कि दाल हो गई, सीरियल्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, इनको आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे, आप इनको स्टॉक में जमा करके नहीं रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब इन सबको एक तरीके से फ्रीडम दे दी गया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनको छूट दे दी गई, ये अब बहुत सारे कमोडिटीज़ को एक तरीके से स्टोर करके रख सकती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज इनका स्टॉक अगर रख लेती हैं तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, चीज़ों को ये वापस से कंट्रोल करती हुई नजर आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर ग्रो करती हुई, लीड करती हुई नजर आएंगी, ये यहाँ पे बताया गया था। तो अपने आप में ये जो तीन बिल्स आप लोग देख पा रहे होंगे, इन तीनों बिल्स का क्या नुकसान है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इन्हीं नुकसान को यहाँ पर ऑथर इन चीज़ों को थोड़ा जोर देती हैं, तो मैंने यहाँ पर आप देख पाओगे, इसी चक्कर में मैंने इस एडिटोरियल के अंदर, मतलब इस पूरे आर्टिकल में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, आप देख पाओगे जितने भी मैंने भी आपको 3 लॉस बताएं, उन तीनों लॉस के नाम दिए गए। ठीक है, इन तीनों के नाम आप देख पाओगे। ठीक है, वही चीज़ें मेंशन करी गई हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया कि देखो आज के टाइम पर क्या है, एपीएमसी एक्ट वाला के बारे में चर्चा की गई। मैंने आपको बताया मंडी वाला सिस्टम खत्म किया गया। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान ये था। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, इस नुकसान की वजह से जो एपीएमसी, अगर हम लोग मंडी यहाँ पर खत्म कर देते तो इससे क्या होता है, जो स्टेट्स हैं उनकी भी इनकम खत्म होती, प्लस जो बहुत सारे बीच के कमीशन एजेंट्स होते हैं उनके पास भी कोई भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई, जैसे यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में बताया गया। इसमें क्या नुकसान था, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो स्टॉक करके रख सकती हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको वही सारी चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पर मैंशनड है, क्योंकि दिक्कत ही यही थी, प्रॉब्लम्स ही यही निकल कर आई थी, तो यही यहाँ पर ऑथर ने मैंशन किया। इन्होंने बोला पेंडेमिक के टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, आज के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर ऑथर क्या बोलती हैं, हमें करना क्या चाहिए, हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए था। ऑथर यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करती है, इनको यहाँ पर ये बोलना था कि सबसे पहली बात, आपने यहाँ पर जब ये लॉस लेकर आए थे, ठीक है, आप जब इन फार्म लॉस को पास कर रहे थे तो आपने कैसे पास किया है, आपने वॉइस वोट के थ्रू पास किया है। ठीक है, आपने कोई भी डिबेट नहीं रखा, कोई भी डिस्कशन नहीं रखा। सबसे पहली गलती, सबसे पहली चीज़ क्या रखनी चाहिए थी, डिस्कशन रखना चाहिए था। और एक यहाँ पर आपस में जो अपोजिशन लोग थे सबके साथ यहाँ पर डिस्कस करने के बाद लोगों के साथ में आता, आप एक सजेशन लेकर आते, एक्सपर्ट कमिटीज़ होती, सब कुछ अच्छे से डिस्कशन होने के बाद और भी बहुत सारे सोल्यूशंस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती, क्योंकि आपस में जब 4 लोग दिमाग मार रहे हैं तो चारों की सोच अलग अलग है, तो कुछ नए नए चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता। लेकिन आपने क्या करा, तुरंत ही किसी को बिना बताए यहाँ पर, बिना किसी डिबेट के यहाँ पर इसको पास किया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी, ये यहाँ पर बताया गया। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला जो हमारी सेंटर है, ठीक है, खासकर जो केंद्र सरकार है, इसको क्या करना पड़ेगा, इनको एक अटेंशन देना होगा। और अटेंशन ये देना होगा कि हम लोगों के लिए, जो खासकर एग्रीकल्चर के लिए, कुछ यहाँ पर स्टेबल पॉलिसी लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा अच्छे से काम कर सकें, कुछ यहाँ पर इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आए जो कि टिकाऊ रहे। ये यहाँ पर काम करना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, हमारे जो किसान भाई हैं उनको एक प्राइस सपोर्ट मिले, खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, आप कह सकते हो वही मिलता रहे, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से काम किया जा सकता है, मंडीज़ को ना हटाया जाए, वही इसको उल्टा कर दो। ठीक है, जो यहाँ पर काम किए जा रहे थे, जो अभी यहाँ पर इसका नुकसान था उसको उल्टा कर दो, तो ये यहाँ पर बताए गए।
कि ये यहाँ पर सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर हुआ कि अब भाई एक डिस्कशन होना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो। और अपने आप में जो फार्म लॉस थे सोल्यूशन नहीं थे, सोल्यूशन क्यों नहीं थे मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई है मैंने आप लोगों को वो सारी भी चीज़ें भी समझा दी हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है इन फार्म लॉस के अंडर में। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। मतलब इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं था यार, रत्ती भर का कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें वो हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। देखो देखो ऐसे जो चर्चा ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बार बार आपको फोकस करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। अब ये फार्म लॉस का टॉपिक वैसे भी खत्म हो चुका है, अब रिपील हो चुका है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन क्या है, अब फार्म लॉस के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को पता है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर यह है ना कि ज़्यादा एडिटोरियल को फार्म लॉस के बारे में बिल्कुल मत कवर करना, क्योंकि आपके पास कंटेंट तैयार है, फार्म लॉस के प्रोज कॉन्स तैयार हैं, क्या आपके पास सिनेरियो है, आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। अब आपको बार बार कुछ क्योंकि इन लॉस के रिगार्डिंग आप साल भर तक आर्टिकल कवर होंगे, ठीक है। 100 एडिटोरियल कवर हो जाएंगे जब तक मेंस तक। तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, हर एडिटोरियल को पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर चर्चा की गई है कि ऑथर ये लिखता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को जो वर्चुअल करेंसी है, मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको रेगुलेट करना चाहिए। हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमारे कंट्री के अंदर जो हमारी सरकार है, चाहे वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, चाहे हमारी गवर्नमेंट हुई, ये कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं है क्रिप्टो करेंसी को आगे प्रमोट करने के लिए। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में अभी एक बिल, मतलब अगेंस्ट में तो नहीं कह सकते, क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल अब की बार लाया जा रहा है। अभी यहां पर विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी बिल चर्चा में आएगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और वो जो बिल है बेसिकली उसमें यह चर्चा की जा रही है जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनको कर दिया जाएगा बैन, ठीक है। ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, बैन तो मत करो, ऐसा उन्होंने बोला। बैन की करने की बजाय आप उनको रेगुलेट करो, अच्छे से उनके ऊपर आप रेगुलेशन कर सकते हो, उनको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात तो यही है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आज के टाइम पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर करता है। अब क्या है इस आर्टिकल का निचोड़, मैं आपको लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी इसके बारे में, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग को चेयर किया और उस मीटिंग में इन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पर अनरेगुलेटेड है, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है। जैसे कि आज के टाइम पर भारत के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, उन बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सारी चीज़ों को देखने के लिए, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी यहाँ पर इसको रेगुलेट नहीं करता है। अपने आप में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ऐसा यहाँ पर चलती है। उसके बाद बात करते हैं, तो चर्चा में लगातार देखने को मिली क्योंकि चाइना ने बोला क्रिप्टो करेंसी को हम लोग बैन कर देंगे और यहाँ पर अपने खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाएंगे। उसके बाद अभी एक कंट्री है एल सल्वाडोर, जिसने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर यहाँ पर माना है कि हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो जो बिटकॉइन है बेसिकली उसको एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करेंगे। मतलब एल सल्वाडोर के अंदर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा। कोई भी आपको सामान खरीदना है तो तुरंत क्रिप्टो करेंसी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब पहली चीज क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, देखो यार क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर कोई भी फिजिकल फॉर्म में मनी नहीं है आपके पास, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में कोई मनी नहीं आता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे, तो माइनिंग की जाती है, ठीक है। बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर वाले सीपीयूज चाहिए होते हैं और फिर उनके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। लगातार वो कंप्यूटर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिसकी मदद से मतलब काफ़ी दिन तक कंप्यूटर्स चलते हैं। उसके बाद एक बिटकॉइन बनता है माइनिंग के बाद, तो वो माइनिंग की जाती है, उसके बाद बिटकॉइन निकलता है और फिर उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर इसका बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फिजिकल फॉर्म में मनी नहीं है, कोई भी नोट या सिक्का कोई भी आपके पास नहीं मिलेगा। आपके सिर्फ फोन में वॉलेट में वो अमाउंट दिखाई पड़ेगा बिटकॉइन का या फिर क्रिप्टो करेंसी का। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पर काफी तेज देखने को मिलती है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो फटाक से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोग तुरंत ट्रांजैक्शन करोगे, तुरंत आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आज के टाइम पर लोग इन्वेस्टमेंट करने में काफी तक दिलचस्पी रखते हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर से भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तीसरा, यहाँ पर देखने को मिलता है चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, अगर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो क्या करते हैं लोग यहाँ पर ज़्यादातर इसको होल्ड करने के ऊपर कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर इसको हम लोग अपने पास ही रखें, इसको बेचें ना, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर आज के टाइम पर एंटी इन्फ्लेशनरी है। इसका मतलब यही है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इसको होल्ड करना पसंद करते हैं, तो जब जब इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या है, आज के टाइम पर चिंता भी देखने को मिलती है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लगातार हो रहा है, लगातार बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, लगातार बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट करो, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करो, ठीक है। लगातार एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि इस एडवर्टाइजमेंट से गलत इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो बोला कि भाई ये एक स्पेकुलेशन है, यहाँ पर ये एक तरीके से एक सट्टेबाजी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी यहाँ पर रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी हमारे पास सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला गया काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी, मतलब क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग करवाई जा सकती है।
और तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत यह है, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब इसका जो भाव है बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में। कभी यहाँ पर 40,000 यूएस डॉलर होगा तो कभी 30,000 या फिर कभी 65,000 पहुँच जाएगा। तो अपने आप में यहाँ पर इसका अमाउंट काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद क्या है, उसका इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड यही बताया गया कि आने वाले टाइम पर सरकार अभी यहाँ पर विंटर सेशन में, मतलब अभी जो विंटर सेशन शुरू हो चुका है, अभी के टाइम पर एक पूरा एक तरीके से बिल लाया जाएगा और वो बिल होगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दी हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जितने अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी डायलॉग हुआ था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर लगभग 15 मिलियन इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो कि लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अपना पे कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात है, एल सल्वाडोर के बारे में आपको बताया। एल सल्वाडोर ऐसी कंट्री निकल कर आया है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया कि उनकी कंट्रीज़ के अंदर अब क्रिप्टो करेंसी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा। जापान, थाईलैंड, कनाडा सब काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब कंट्रीज़ को देखते हुए हमारी कंट्री को भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना है, ना कि बैन करना है। क्रिप्टो करेंसी का कैसा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा सोचो और उसको आगे ग्रो करो, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये भी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। काफ़ी तेज़ी से मैंने बताया है लास्ट में, तो इसको 1 घंटे से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ इसी वजह से। ना वो इसी के साथ करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।